एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। अगर आप 2024 के लिए पीएनएसटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ अलग तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। और ये पूरा का पूरा जो आपको मैं यहाँ पर एक एनालिसिस देने जा रहा हूँ, ये एनालिसिस है पीएनएसटी के पिछले 3 बार के एग्जामिनेशन से कुछ पॉइंट या कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ एनालिसिस निकल कर आ रही है, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में बैठने वाले स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इस पूरी की पूरी प्रिपरेशन को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें प्रिपरेशन, नोट्स, आपका प्लानिंग, इसमें टाइमिंग सब कुछ है। और जो चीज़ पिछले 3 साल के पेपर में मैंने ऑब्ज़र्व किया है या 3 बार के पेपर में ऑब्ज़र्व किया है, अगर आप एक सेल्फ स्टडी करने वाले भी स्टूडेंट हैं तो आप आराम से टॉप 100 या टॉप 200 में अपनी रैंक बना सकते हैं। अगर आप एक स्ट्रेटेजी को एक पूरी तरह से प्लान करके 6 महीने, 7 महीने या 8 महीने को अगर दे देते हैं, इसके लिए आपको किसी प्रकार के कोई कोचिंग से जुड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको किसी क्लासेस से जुड़ना है नहीं जुड़ना है वो आपका इश्यू हो सकता है। एटलीस्ट ये जो स्ट्रेटजी है ये क्या कहती है, जो कि पीएनएसटी में जो बदलाव हुए हैं पिछले 3 सालों में या 3 एग्जामिनेशन में, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये 3 बार के एग्जामिनेशन के आधार पर बता रहा हूँ। क्या स्ट्रेटजी है, अभी जो पेपर आ रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी जो पेपर आ रहे हैं पिछले 2021 का, 2022-23 का, और ये जो रिसेंटली अभी जो कंडक्ट हुआ है, मतलब जो 3 पीएनएसटी के पेपर से एक नई चीज़ निकल करके आ रही है कि एनालिटिकल फैक्ट बहुत अंदर से आ रहे हैं और ये ट्रेडिशनल नोट्स में अवेलेबल नहीं है। बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट के ट्रेडिशनल पढ़ाने के अंदर, उनके नोट्स के अंदर कवर नहीं हो पा रहे हैं। इसमें हम भी शामिल हो सकते हैं, हम भी पढ़ाने वाले, जितने भी पढ़ाने वाले हैं इसमें सब शामिल हो सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसमें रटने वाले फैक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। मतलब 2019 के पहले के एग्जामिनेशन में रटने वाले फैक्ट पकड़ में आ जाते थे, लेकिन जब ये 2021 से जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं इसमें एनालिटिकल फैक्ट हो रहे हैं। ये एनालिटिकल फैक्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक टॉपिक का स्टडी किया, उस टॉपिक में कई सारी प्रोसेस होती है या उसकी मैकेनिज्म होती है, उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट से अलग अलग पॉइंट्स निकलते चले जाते हैं और उन पॉइंट्स को हम शॉर्ट नोट के या नोट पॉइंट बना करके अगर हम याद करना चालू कर दें, अगर वो जो पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आप ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, खास तौर पर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शनल, किसी भी टॉपिक के अंदर जो एक्सेप्शनल जो चीज़ें होती है उसको लेकर के अगर हम नोट पॉइंट बना लें और उस प्रोसेस को समझ लें तो उतने अंदर से एनालिटिकल फैक्ट आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे पेपर में ये एनालिटिकल फैक्ट कितना रोल प्ले करते हैं और उसका सिलेक्शन पर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में होते चली जा रही है तो एग्जामिनर उल्टे सीधे क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। और उल्टे सीधे क्वेश्चन का मतलब क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कभी आपने नोट्स में पढ़ा नहीं, जो आपको कभी कोचिंग में पढ़ाया नहीं, जो न तो ऑनलाइन में अवेलेबल है न तो ऑफलाइन में अवेलेबल है। कुछ ऐसी किताबों से उठा लिए जा रहे हैं, या फिर आपने उस लेवल की स्टडी नहीं किया, या फिर आपने उस लेवल की बुक को आपने टच नहीं किया, या बहुत ही ज़्यादा अंदर से डीप से क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, स्लॉटेड वाइज पेपर बन रहा है। स्लॉटेड वाइज पेपर, इसका मतलब है कि अब ये एग्जामिनेशन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका, अगर मैं एक सब्जेक्ट का एग्जांपल दूं तो क्या आपका मैग्नेट बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपका मैग्नेट वाला पोर्शन या विद्युत धारा वाला पोर्शन बहुत अच्छा होगा, मैं एक सब्जेक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में प्रकाशिकी का टॉपिक पूछ लिया गया तो आपने मैग्नेट तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, विद्युत धारा बहुत अच्छे से पढ़ लिया, या आपने उष्मागतिकी बहुत अच्छे से पढ़ लिए। लेकिन हो सकता है कि आपके शिफ्ट में 30 नंबर के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऐसी यूनिट पूछ ली गई जिसमें आपकी पकड़ नहीं है। तो ये एक और बड़ा मैटर यहाँ पर खुल गया। इसलिए जितने भी यूनिट है उनको आप डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। और जब डिटेल में किसी टॉपिक को स्टडी करें तो उन टॉपिक के बारे में बिल्कुल डीप नोट, और ये सब डीप नोट कहाँ से आएंगे, ये सेल्फ स्टडी से आएंगे। और ये जो डीप नोट से जो हम डीप स्टडी से जो नोट्स बनाएंगे, उन पॉइंट्स को अगर हम मान लीजिए बार बार रिवाइज करें, वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, टफ वर्ड आपके सामने दिए रहे हैं, उनके मीनिंग के ऊपर फोकस करिए। तो स्लॉटेड वाइज पेपर बन रहे हैं, एनालिटिकल फैक्ट बहुत अंदर से पूछे जा रहे हैं, याद करने वाले फैक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, ट्रेडिशनल फैक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, और पूछे भी जा रहे हैं तो वो बहुत कम है, वो पहले से ही पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिए एनालिटिकल फैक्ट, लेकिन ये एनालिटिकल फैक्ट बहुत बड़े डिसाइडर फैक्टर इस एग्जामिनेशन के। तो स्लॉटेड वाइज पेपर पूछा जा रहा है, इसलिए हर यूनिट को अब आपको मजबूत करना ही चाहिए। नोट्स मैं आपको बताता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग के मोटे मोटे किताबों या कॉपी या फोटो कॉपी लेके घूमते हैं। अब ये एग्जामिनेशन ऐसी हरकतों पर डिपेंड नहीं करेगा। अब जिस प्रकार से एग्जामिनेशन होने जा रही है, आपके अंदर उस टॉपिक को लेकर के अवेयरनेस पर डिपेंड करेगा। अगर आप कोचिंग की नोट्स को लेकर के घूम रहे हैं,
ठीक है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको आप पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअली एकदम पॉइंट टू पॉइंट कवर अप करते चले जाइए। अदरवाइज़ मोटी मोटी किताब खरीद करके या कोचिंग के नोट्स परचेस करके या मोटे मोटे फ़ोटो कॉपी की किताबें लेकर के अगर घूमेंगे तो आप घूमते रह जाएंगे या शायद सालों निकल जाएंगे, एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। तो नोट्स को लेकर के सेल्फ मेकिंग नोट्स पर फोकस करिए, हर टॉपिक के खुद से नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए। और अभी से जब भी आप स्टार्ट करें तो तुरंत अभी से रिवीजन करना स्टार्ट करें। अब 1 राउंड 2 राउंड के रिवीजन से काम नहीं चलेगा, अब आपको कम से कम 5 टाइम्स रिवीजन करना होगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक का। अब बात करते हैं, 50 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं पेपर में, इस 150 नंबर के पेपर में 50 क्वेश्चन आज भी ऐसे आ रहे हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट आराम से सही कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट के जो नंबर आ रहे हैं वो 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन मैंने बताया, ये है वो एनालिटिकल फैक्ट। अब इस 30 क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से कर लिया और 30 में से 20, क्योंकि यही है सबसे बड़े डिसाइडर, तो ये जो 30 क्वेश्चन में से अगर आपने 20 सही कर लिए तो आप आराम से 70 से 75 की रेंज में आप जा सकते हैं। क्योंकि इस PNST एग्जामिनेशन में हाई स्कोरिंग अब नहीं हो रही है, एक लेवल पर जाकर के स्टूडेंट रुक जा रहा है। उसकी वजह ये है एनालिटिकल फैक्ट काफ़ी डीपली उठाया जा रहा है। और 70 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, जो टफ है, तो स्टूडेंट उसको कर ही नहीं रहे हैं। मतलब वो क्वेश्चन हो सकते हैं ईजी है लेकिन उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, या फिर उसकी वर्डिंग बहुत टफ है, या वो स्टूडेंट की रेंज से ही बाहर है। मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि अगर टीचर को भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठा दिया जाए तो उसकी भी रेंज से बाहर हो जाए। 70 क्वेश्चन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ईजिली आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन डिसाइडर है। याद रखिए, इस 70 क्वेश्चन के ऊपर अपना दिमाग खपाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये हर कोई नहीं कर पाएगा। ये पूरे MP में वो जो टॉप 100 या टॉप 50 के अंदर आ रहे हैं उन्हीं को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए कि सिंपली आपने स्टडी किया तो ये 50 क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे। अब इस 30 में से अगर आपने 20-25 नंबर निकाल लिए और ये 70 क्वेश्चन में से 7-8-10 क्वेश्चन आपसे ऐसे सही हो जाएंगे, तब भी आप टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300, टॉप 400, टॉप 500 में भी आ सकते हैं, जबकि सीट आपके सामने 1800 के आसपास है। अगर आप इस प्लानिंग से चलते हैं तो 2024 का एग्जामिनेशन में आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। ये मेरे तरफ से दी गई स्टूडेंट को एक शानदार गाइडलाइंस थी। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर चलें तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल ऐसे 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के हिसाब से मत बनाइए कि किसी ने बोल दिया कि दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाली है और उस जानकारी में कोई आधार नहीं है, तो आपने 4 महीने के हिसाब से प्लानिंग किया, तो आपने एक ऊपर आप टॉपिक को लेकर के चले गए, फिर आपका वही असर होगा जो 2023 के एग्जामिनेशन में हुआ है। तो अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो PNST के एग्जामिनेशन को लेकर के अवेयर बिल्कुल रहिए कि ये एग्जामिनेशन 2024 में जब होगा, मई-जून में जब होगा, तो हमारे पास 8 महीने का समय है और 8 महीने में हम किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी यूनिट को बहुत डीपली स्टडी करने का टाइम रखते हैं। आप इस चीज़ को एक अपने टाइम टेबल में फॉलोअप के तौर पर लीजिए, आपको फाइनली एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये थी मेरी गाइडलाइंस। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।